सितारा दीवार से टेक लगाए बैठी रो रही थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो डर गई। उसके दिल की धड़कन में एकदम से बढ़ोतरी हो गई थी। तेज़ सर्दी के बावजूद वह पसीने से भीगी हुई थी। कौन है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कुछ ही देर बाद एक नौजवान सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने अंदर दाखिल हुआ। उसने चेहरे पर हल्की फुल्की दाढ़ी रखी हुई थी। उसके चेहरे के हाव भाव से वो काफ़ी रौबदार लग रहा था। कंधे पर एक चादर ओढ़ी हुई थी जो उसकी शान बढ़ा रही थी। उसके साथ ही दो लड़के बंदूक ताने अंदर दाखिल हुए और एक औरत जो उनके साथ आते ही ट्रे रखकर वापस चली गई थी। मैं राहिल हूँ, मिशाल का भाई, उस नौजवान ने झुककर बैठते हुए कहा। पता चला है कि आप सितारा हैं, मिशाल की बहुत गहरी दोस्त, उसने बात पूरी करते हुए कहा। अब मैं और किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे पिछले 2 दिनों से यहाँ कैदी बनाकर रखा हुआ है। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। इस मामले में मैं कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ है, सितारा ने हाथ जोड़कर सिसकते हुए कहा। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कितनी तकलीफ में है। उसके हाथों पर कई निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे घसीटते हुए बड़ी बेदर्दी से यहाँ लाया गया है। राहिल के एक इशारे से वो दोनों लड़के कमरे से बाहर चले गए। देखो, मेरी बात सुनो, तुम अगर सच सच बता दो कि तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर कहाँ गया है तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मिशाल के कमरे से जो खत मिला है उसमें साफ साफ लिखा है वो तुम्हारे भाई के साथ। राहिल ने उसे तहकीक करते हुए पूछा। अगर उसने ऐसा लिखा है तो वो अपनी मर्जी से गई है। इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे इतनी तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मुझे क्यों इस कोठरी में कैद करके रखा गया है? मेरे घर वाले मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। ये लोग उनकी आंखों के सामने मुझे घसीटते हुए यहाँ लाए हैं। सितारा ने उसे रोते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें उसकी सच्चाई बयान कर रही थीं कि वो बेकसूर है, लेकिन घर के मोबाइल से आखिरी नंबर जो डायल किया गया था वो तुम्हारा था। राहिल ने जवाब दिया। हमारी आखिरी बात यूनिवर्सिटी जाने से पहले हुई थी। उसने मुझे बताया था कि वो नहीं आ रही, सितारा ने जवाब दिया। तुम वाकई इस मामले से अनजान हो? राहिल ने उसकी आंखों में आते हुए आंसुओं को देखकर सवाल किया। मेरा यकीन कीजिए प्लीज़, मैं वाकई कुछ नहीं जानती, सितारा ने रोते हुए कहा। तुम्हारे भाई को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी जो उसने ये कदम उठाया? राहिल ने गुस्से से पूछा। मैं नहीं जानती इसका जवाब, लेकिन अगर आपको अपनी बहन से मोहब्बत है तो उसे तलाश करने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये जालिम लोग उन्हें जिंदा मौत के घाट उतार देंगे, सितारा ने रिक्वेस्ट करते हुए उसे जवाब दिया। अगर तुम्हारा वाकई कोई हाथ नहीं इस मामले में तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना ताया जी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, राहिल ने उसे सतर्क रहने को कहा। ये खाना खा लो, उसने उसकी तरफ ट्रे बढ़ाते हुए कहा, और ये कुछ दवाइयाँ जो चोटें आई हैं इन पर लगा लो, और ये लो, सर्दी बहुत है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, राहिल ने अपनी चादर उतार कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आप मुझ पर तरस क्यों खा रहे हैं? मुझे इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने घर जाना है और मैं आप पर भी यकीन कैसे कर सकती हूँ? आप भी तो इन्हीं दरिंदों का हिस्सा हैं, सितारा ने बहुत कड़े लहजे में जवाब दिया। मैं इन सब का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन इन जैसा बिल्कुल नहीं, राहिल ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। सितारा हैरत से उसकी चादर की तरफ देख रही थी। राहिल चौधरी इस खानदान से ताल्लुक रखता था। इनके यहाँ के तौर तरीके आज के दौर में भी वही पुराने थे। इनके यहाँ औरतों की इज्जत जूते की नोक से ज्यादा नहीं थी। राहिल के पापा उसकी बहन के समय अपनी बीवी बच्ची से मिलने जा रहे थे कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से राहिल की परवरिश उसके ताया जी के यहाँ हुई। उसने एजुकेशन लंदन में रहकर हासिल की थी और उसकी बहन विशाल अपनी सहेली सितारा के साथ गांव के बाहर शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हालांकि उनके यहाँ औरत की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन मिशाल डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए राहिल ने उसके एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद ले रखी थी। मिशाल और सितारा बहुत अच्छी सहेलियां थीं। सितारा इस बात से बेखबर थी कि उसकी इतनी करीबी दोस्त उसके लिए तकलीफ का सबब बनेगी। सितारा 2 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। बड़ा भाई एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद ये सब हर वक्त ही डरे रहते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिंदगी बहुत बड़ी आजमाइश लेकर आएगी। राहिल ने चौधरी साहब को बताया कि उसका इन सब में कोई लेना देना नहीं है। देखे चौधरी साहब, मैंने भी उसके 2-4 चमाट लगाए हैं, लेकिन मजाल है जो उसे अकल आई हो। मुझे तो बहुत जिद्दी लग रही है। मैं तो कहती हूँ उसको सरेआम बाजार में लटकाया जाए, तभी उस कमबख्त की जबान खुलेगी, राहिल की ताई ने घटिया प्लान बनाया। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हैं आप ताया जी, ये बहुत गलत है, राहिल ने कहा। तुम्हें इसमें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बहन की भी बड़ी तरफदारी करते थे, देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा, कलेजे में ठंड पड़ गई। तुम्हारी लाडो किस तरह मेरी इज्जत नीलाम करके खुद फरार हो चुकी है। अरे मेरा दिमाग खराब था कि मैं उस मनहूस को अपने घर की बहू बनाने चला था। होना ये चाहिए था कि जब वो पैदा हुई थी और तुम्हारे बाप को खा गई थी, तब उसे भी वहीं साथ दफना दिया जाता तो ठीक था।
उसके ताया ने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया। तुम बिल्कुल चुप रहो, लेकर आओ उस कमबख्त सितारा को, चौधरी ने गुस्से से राहिल की बात काटते हुए कहा। कुछ ही देर में दो नौकरानी सितारा को जबरदस्ती बाहर लेकर आई। वहां मौजूद हर इंसान सिर्फ खामोशी से देख रहा था, क्योंकि कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता था। राहिल सर झुकाए कोने में खड़ा था। सितारा को ठीक सबके बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। हाँ, तो तुम सब सच बता रही हो कि नहीं, वरना तुम्हारा फैसला कर दिया जाए, चौधरी साहब ने सख्ती से जवाब किया। मैं इसका फैसला करना चाहूँगा। इसका भाई मेरी मंगेतर को लेकर फरार हुआ है, मैं इसको अपने हाथों से मारूंगा, चौधरी साहब का साहबजादा बोला। बख्तियार, तुम चुप रहो, राहिल ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा। मैं चुप रहूं? और जो कारनामा तुम्हारी बहन करके गई है, इस सूरत में खुदकुशी कर लेनी चाहिए, बख्तियार ने जलकर राख होते हुए जवाब दिया। तुम दोनों खामोश हो जाओ, ये खुद बोलेगी, वरना अपने भाई की किए की सजा खुद भुगतेगी, चौधरी साहब ने दोनों की तरफ गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैं एक ही बात कितनी बार बोलूं, मैं कुछ नहीं जानती। किस मिट्टी के बने हैं आप सब? खुद को बड़ा और ऊंचा समझ लेने से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी पर जुल्म करना आपको खुद गुनाहगार कर रहा है। क्यों मिशाल को यहाँ से भागने पर मजबूर किया? आप खुद सोचें, अपने ईगो से बाहर आकर औरों के बारे में भी सोचना सीखें, सितारा ने दो टूक होकर जवाब दिया। तुम्हारी मैं जबान खींच लूंगा, मुझे ये लेक्चर मत दो, चौधरी साहब ने बेहद गुस्से से उसकी तरफ बंदूक देकर आते हुए कहा, और बंदूक लौट करके उसके माथे पर रखी गई। रुक जाए ताया जी, आप सजा देना चाहते हैं ना? मैं शादी करूंगा इससे, और ये सारी जिंदगी इसी कैद में गुजारेगी, राहिल ने आगे बढ़ते हुए अपने ताया को समझाते हुए कहा। ठीक कह रहा है ये, इस लड़की को इतनी आसानी से क्यों मरने दिया जाए, चौधरी साहब की बीवी ने और तीली लगाने की कोशिश की। तो ठीक है, आज ही शाम होते ही मुझे इसकी जिंदगी का सूरज डुबाना है, तैयारियां की जाएं, चौधरी साहब ने बड़े कड़े लहजे में ऐलान कर दिया। और नौकरानियां सितारा को लेकर जबरदस्ती दुल्हन बनाने के लिए ले जा रही थीं, और वो जाते हुए नफरत की निगाह से राहिल की तरफ देख रही थी। वो चीख रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी उनके हाथों से आज़ाद हो जाए, लेकिन वो नाकाम रही। शाम होते बड़े हॉल में सितारा को ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया और इसी तरह ज़बरदस्ती उससे साइन कराए गए। आखिरकार सितारा और राहिल की शादी हो गई। राहिल अपने कमरे में गया तो सितारा नीचे ज़मीन पर बैठी हुई सिसकियों के साथ रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहिल ने आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर तक तो इसी तरह से दूर खड़े होकर उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ जाने की हिम्मत की। सितारा, राहिल ने उसे नरमी से पुकारा। क्या लेने आए हैं? खबरदार मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत की तो, सितारा ने खड़े होकर बहुत गुस्से से जवाब दिया। सितारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे झूठी हमदर्दी, झूठी तसल्लियाँ देने की बिल्कुल कोशिश मत करना, सितारा ने चीखते हुए कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं, नौकरानी ने कमरे में आकर राहिल से कहा। जी मैं आता हूँ, ये कहकर राहिल अपने कमरे से निकलकर चौधरी साहब के कमरे में चला गया। तुम्हें अच्छे से पता है कि उसका अंजाम क्या होना चाहिए। उसके भाई ने पूरे गांव में मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है। उस लड़की के साथ भेड़ियों की तरह सलूक करना कि वो मौत को पुकारे। तुम समझ रहे हो ना? चौधरी साहब ने राहिल से कहा। मैं आपके फैसलों की कदर करता हूँ, आपकी मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ की परवरिश मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं देगी, और जहाँ तक बात बेइज्जती और जिल्लत की है तो वो सिर्फ खुदा के हाथ में है, राहिल ने नज़रें झुकाए जवाब दिया। तुम्हें इतना पढ़ाया, बड़ा किया, शान व शौकत दी, बाप का नाम दिया, इसलिए कि तुम कल को मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाओ, चौधरी साहब ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैं मानता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, राहिल ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसकी माँ बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थीं। माँ जान, आप इधर क्या कर रही हैं? राहिल ने अपनी माँ को देखते हुए सवाल किया। शुक्र है कि मैं तुम्हारी परवरिश करने में कामयाब रही, पता नहीं मिशाल की परवरिश में मेरी तरफ से किस चीज़ की कमी रह गई थी, राहिल की माँ ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गईं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मिशाल की तलाश भी जारी थी। सितारा सारा दिन कमरे में रहती थी, वहीं उसके घर वाले सुराग ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सितारा की जिंदगी कुछ ही हफ्तों में किस कदर बदल कर रह गई थी। उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया था। वो सिर्फ खुदा से अपनी आज़ादी की दुआ मांगा करती थी। वो इस आजमाइश के लिए तैयार नहीं थी जिसका सामना अचानक से किस्मत ने करा दिया था। हंसती मुस्कुराती, खुशियां बांटने वाली अब बहुत ज़्यादा सीरियस रहने लगी थी। राहिल पूरी कोशिश करता था उससे बात करने की, उसका दिल बहलाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई। तुम यहाँ खिड़की के पास खड़ी होकर मौसम का मज़ा उठा रही हो, क्या ख्याल है मौसम और सुहाना कर दिया जाए? बख्तियार ने कमरे में आते हुए खिड़की के पास खड़ी सितारा से कहा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अपनी बकवास समेत कमरे से बाहर निकल जाओ। सितारा ने सख्ती से जवाब दिया। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझ पर ही धौंस जमा रही हो। बख्तियार ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ बेदर्दी से खींचते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सितारा उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या हो रहा है? राहिल ने कमरे में आते ही चीखते हुए कहा। उसे देखते ही बख्तियार ने उसका हाथ छोड़ दिया और सितारा उसे आज़ाद होकर जल्दी से पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? राहिल ने उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा। इस लड़की की जुबान को लगाम लगा रहा था, बहुत ज्यादा चल रही है। बख्तियार ने गुस्से से जवाब दिया। तुम अपनी जुबान को लगाम दो तो बेहतर है। वो मेरी बीवी है, और हाँ, अपने इन हाथों को संभालो वरना मैं इनकी उंगलियां अपने दांतों से चबा लूंगा। राहिल ने उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें देख लूंगा। बख्तियार ने अपना कॉलर छुड़वाया और ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। तुम ठीक हो? राहिल ने प्यार से सितारा की तरफ देखते हुए पूछा। सितारा कुछ कहे बिना सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। राहिल ने उसे इस हालत में देखते हुए अफसोस से कहा। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप यही चाहते थे और वह देखें वही सब कुछ हो रहा है। सितारा ने रोते हुए जवाब दिया। वो बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो कई रातों से सुकून की नींद नहीं सोई। आंखों के आसपास काले निशान इस बात के गवाह थे। वो लगातार रो रही थी और राहिल उसे दूर खड़े देख रहा था। आखिरकार वो हिम्मत करके उसके पास सोफे पर बैठ गया। पहले उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर उसे जबरदस्ती बाहों में लिया, उसका सर अपने सीने पर रखा और एक हाथ उसकी पीठ पर फैलाया और दूसरे हाथ से उसके बाल प्यार से सहलाने लगा। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुमने बहुत हिम्मत से हर चीज का सामना किया है, सब ठीक हो जाएगा। राहिल ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे घर जाना है, मैं इन सख्तियों की आदी नहीं हूँ। किस्मत क्यों माँ बाप के लाडलों को रुलाती है? आखिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? सितारा उसके सीने से लगी रोती हुई कहने लगी और राहिल खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वो इसी तरह कोशिश करता रहा, कभी उसकी पसंद के बारे में पूछता तो कभी उसके किस्से सुनता रहता। आने दो चौधरी साहब को, मैं तुम्हारा हिसाब कराती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? चौधरी साहब की बीवी ने बालों से घसीटते हुए सितारा को आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपको ऐसी कोई दवा नहीं दी, सितारा ने समझाते हुए कहा। ये आप क्या कर रही हैं ताईमा? छोड़े इसे। राहिल अपनी ताई के हाथों से सितारा को छुड़ाते हुए बोला। ये कमबख्त मुझे मारना चाहती है, इसने मुझे खराब दवाई दी थी। ये तो शुक्र है उस डॉक्टर का जिसने मुझे सही वक्त पर बता दिया, वरना ये किस काम की डॉक्टरनी? राहिल की ताई ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। राहिल ने अपने पीछे खड़ी सितारा की तरफ देखा। सितारा ने संजीदगी से नहीं में सिर हिलाया। लाइए वो दवा मुझे दिखाइए, मैं देखता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है सितारा के साथ। अब मैं ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहिल ने सख्ती से कहा। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और अब तुम इसकी तरफदारी करोगे? तुम शायद कुछ भूल रहे हो, उसकी ताई ने याद दिलाते हुए कहा। मैं नहीं, आप भूल रही हैं कि ये मेरी बीवी है, तो अब आपसे इल्तिजा है कि इससे दूर रहिएगा। राहिल ने सख्ती से हाथ जोड़ते हुए कहा और सितारा को लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों? सितारा ने कमरे में जाते ही पूछा। शायद अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, राहिल ने उसके बिखरे बालों को समेटते हुए कहा। वो खामोशी से उसे देख रही थी। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, राहिल ने करीब होकर उसके बालों से खुशबू सूंघते हुए कहा। वो महसूस कर रही थी इस पूरे अरसे में एक राहिल था जो उसे बचाता आया था। वो कब पराये से अपना लगने लगा था वो नहीं जानती थी। शायद उस पर की गई मेहरबानियां थीं जो उसे अट्रैक्ट कर रही थीं। तुम वो हीरा हो जिसकी दुनिया वाले कदर नहीं कर सकते, राहिल ने उसके गालों को अपने हाथों से छूते हुए कहा। सितारा की आंखों में आंसू आने लगे। रोना मत प्लीज, देखो मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा अपनी गलती को सुधारने की, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरी बहन कहाँ है, अभी तक उसकी तलाश जारी है, राहिल उसे समझाते हुए कह रहा था। वो बहुत खुश होगी, मेरा यकीन कीजिए, कम से कम मुझ जैसी जिंदगी से कहीं अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी। सितारा ने जवाब दिया। पुलिस ऑफिसर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर पर खड़े होकर मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? मैं बोल तो रहा हूँ, इनकी लड़की अपनी मर्जी से यहाँ आई है और उसने मेरे बेटे से अपनी मर्जी से शादी की है, चौधरी साहब ने पुलिस ऑफिसर से कहा। देखिए चौधरी साहब, हमारे पास कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है और मुझे राहिल चौधरी से बात करने दीजिए, पुलिस ऑफिसर ने चौधरी साहब को जवाब दिया। ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरी बेटी को बुलवाइए, पूछें इससे मेरी बेटी को कहाँ कैदी बनाकर रखा हुआ है, सितारा की माँ ने सख्ती से कहा। मोहतरमा, हमारे यहाँ औरतों को नहीं लाया जाता, मर्दों के मामले हम खुद संभालते हैं, चौधरी साहब ने तंजिया अंदाज में कहा। आपकी यहाँ औरत की क्या इज्जत है हम खूब जानते हैं, मेरी बेटी को बुलवाइए, सितारा के पापा ने सख्ती से जवाब दिया। कुछ देर में सितारा को बुलाया गया। सितारा इतने समय बाद माँ बाप को देखते हुए
खुशी के मारे बाप के सीने से लग गई। तुम परेशान न हो मेरी बेटी, हम आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे, उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तो आप है सितारा, आप ही सच सच अपने मुंह से बता दीजिए ताकि हम सबका वक्त बर्बाद ना हो, ऑफिसर ने सितारा से कहा। राहिल नजरें झुकाए खड़ा था, सब कुछ खामोशी से देख रहा था। सितारा ने उसके हाथों की हथकड़ी की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा जो सिर्फ खामोशी से देख रहा था। बोलो बेटा, सच बताओ ताकि मुजरिम को सलाखों के पीछे भिजवा दिया जाए, उसके बाप ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। सितारा ने एक नज़र चौधरी साहब की तरफ उठाई जो बड़े गुस्से में खड़े उसी के जवाब के इंतजार में थे। एक पल के लिए सितारा ने चाहा कि वो चीख चीख कर सब सच बता दे, लेकिन उसके पास कोई सबूत न था। वो अपने माँ बाप को नहीं खोना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उन्हें भी इन सब तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। मैंने अपनी मर्जी से राहिल चौधरी से शादी की है, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, सितारा ने बिना नजरें मिलाए पुलिस को जवाब दिया। राहिल और उसके माँ बाप हैरत से उसे देख रहे थे, जबकि चौधरी साहब की तंजिया मुस्कुराहट में और बढ़ोतरी हो चुकी थी। ये तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो सितारा, क्या हो गया है तुम्हें, सितारा की माँ ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मामा बाबा, मैं मानती हूँ आप नाराज़ हैं, लेकिन प्लीज़ ये सब मत कीजिए, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, सितारा ने नरमी से जवाब दिया। आपको पता है इसकी कितनी बड़ी सज़ा आपको मिल सकती है, आप हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऑफिसर ने सितारा के बाप से कहा। नहीं, आप इनको जाने दीजिए, ये तो बेटी की मोहब्बत में पागल हो चुके हैं, सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे, चौधरी साहब ने तंजिया अंदाज में ऑफिसर से कहा। ये सब तुम क्या बोल रही हो सितारा, उसके बाप ने उसके कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा। वो चाहते थे वो सच बोले, लेकिन सितारा मजबूर थी, वो अपनी मजबूरी भी नहीं बता सकती थी। बेहतरी इसी में है बाबा, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, चौधरी साहब के कहने पर हम आप पर कोई केस नहीं दर्ज कर रहे, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं, ऑफिसर ने उसके बाप का हाथ पकड़ते हुए कहा। और सितारा के माँ बाप उसकी आंखों के सामने बाहर चले गए। आप क्या कर रहे हैं, सितारा ने राहिल के पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस लैपटॉप में कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, उसने प्यार से जवाब दिया। मैं कुछ हेल्प करूं, सितारा ने पूछा। तुम्हें आता है ये सब, राहिल ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। जी, पहले तो ये सब चीज़ें मेरे पास मौजूद थीं, शुक्र है कि हर चीज़ में मैं माहिर हूँ, सितारा ने पुराना वक्त याद करते हुए कहा। तुम्हें मोबाइल चाहिए तो तुम रख सकती हो, राहिल ने उसकी तरफ अपना मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, सितारा ने उसका हाथ पीछे करते हुए कहा। वो खामोशी से अपना काम करने लगा। सितारा उसकी तरफ देख रही थी, वो भी बेड पर उसके साथ टेक लगाए बैठ गई, पहले उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई। राहिल जानता था वो लाड और प्यार की आदी थी, उसने लैपटॉप साइड पर रख दिया। क्या हुआ, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सितारा ने डर कर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें सुनना चाहूँगा, इसलिए बाकी सारे काम साइड पर कर दिए, राहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको पता है, मुझसे मिशाल अक्सर कहती थी कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाऊंगी, और मैं नहीं जानती थी कि किस्मत कुछ ऐसा खेल खेलेगी, सितारा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। राहिल वजह जानता था, लेकिन वो खामोश रहा। आपको पता है, मिशाल इस मंगनी से खुश नहीं थी, वो कहती थी बख्तियार दरिंदा है, जिसकी नज़र में औरत की इज्जत एक जूते की नोक के बराबर है, सितारा ने संजीदगी से कहा। वो ऐसा ही बातें करते कब राहिल के कंधे से उसकी बाहों में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। राहिल का फ़ोन लगातार बज रहा था, किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन की तरफ नज़र उठाकर देखा, पिछले 10 मिनट से कोई लगातार कॉल कर रहा था। आखिरकार ना चाहते हुए भी उसने कॉल अटेंड कर ली। हेलो, अगली आवाज़ से वो चौंक कर रह गई। मिशाल तुम, सितारा ने हैरत से पूछा। मिशाल कहने लगी, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सब सेट करने की, बस वहीं रहना, मेरे भाई से बढ़कर तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता, मिशाल ने मिन्नत करते हुए कहा। तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो, सितारा ने हैरत से सवाल किया। क्योंकि मेरा भाई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उन्होंने मुझे काफ़ी पहले बता दिया था, मगर तुमसे कहने से डरते थे। देखो मेरे पास वक्त कम है, मैंने किसी फ़ोन सेंटर से कॉल की है, तुम इसी वक्त मेरे कमरे में जाओ, वहाँ मेरी अलमारी में एक डायरी रखी हुई है, उसमें ताया जी और बख्तियार के खिलाफ सारे सबूत हैं, तुम्हें किसी तरह वो डायरी हासिल करनी है, और याद रहे जब तक ना मिल जाए तब तक किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना। ये कहते ही मिशाल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सितारा गहरी सोच में चली गई, उसे राहिल की सारी मेहरबानियाँ याद आईं, किस तरह वह शुरू से उसे बचाता हुआ आ रहा था। एकदम से उसे डायरी का ख्याल आया, वो उठी और मिशाल के कमरे में चली गई। वहाँ अलमारी में कोई डायरी नहीं थी। कमरे से निकलकर नौकरानी के पास आई। मुझे एक किताब चाहिए थी, लेकिन मिशाल के कमरे में कोई किताब मौजूद नहीं। वो सब कहाँ रखी हैं, सितारा ने तहकीक करते हुए पूछा। बड़ी बेगम साहिबा ने वो सब किताबें स्टोर में रखवा दी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहते हुए नौकरानी सितारा को स्टोर जैसे कमरे में ले गई।
वहाँ कई किताबें थीं। सितारा को मिशाल की डायरी याद थी, इसलिए उसने एक एक करके ढूंढना शुरू किया। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे वो डायरी मिल गई। वो खामोशी से अपने कमरे में वापस गई और डायरी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ देर गुजर गई, वो इसी तरह पढ़ने में मगन थी। उसका एक एक शब्द सितारा को तकलीफ दे रहा था। डायरी पढ़ लेने के बाद वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर में राहिल कमरे में आया। मिशाल घर से भागी नहीं थी। सितारा ने कमरे में दाखिल होते हुए राहिल से कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? राहिल ने चौंक कर सवाल किया। मिशाल ने बताया है। उसने राहिल को सारा मामला सुनाया। वो इस वक्त कहाँ है? उसने सितारा से सवाल किया। उसने ये सब नहीं बताया और इसमें बख्तियार के खिलाफ सबूत हैं। सितारे ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। राहिल डायरी पढ़ने लगा। काफ़ी देर वो खामोशी से पढ़ता रहा। आखिरी पेज पढ़ते ही वो वहीं गिर गया। आज सितारा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो बेबसी से सितारा के गले लग कर रोने लगा। मेरे होते हुए मेरी बहन ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरे होते हुए उसे इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। खुदा, ये सब मेरे होते हुए कैसे हो गया? राहिल सितारा के गले लगकर रोते हुए कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे भाई साबित हुए हैं। आपने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। प्लीज़ हौसला रखें और खुदा के जवाब का इंतज़ार कीजिए। सितारा ने उसे प्यार से तसल्ली देते हुए कहा। मैं आज बख्तियार को नहीं छोड़ूंगा, राहिल ने गुस्से से कमरे से निकलते हुए कहा। कमरे से बाहर निकलते ही चीख चीख कर बख्तियार और चौधरी साहब को पुकारने लगा। क्या हो गया राहिल, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? राहिल की माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। माँ जान, आपकी परवरिश खराब नहीं थी। विशाल घर से भागी नहीं है, बल्कि उसे मजबूर किया गया है। उसे खुद गायब किया गया है। वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि बेकसूर है। हमारी मिशाल बिल्कुल बेकसूर है। राहिल ने अपनी माँ की तरफ आते हुए इत्मीनान से कहा। ये तुम क्या बोल रहे हो? किस बात का शोर मचाया हुआ है? चौधरी साहब ने आंगन में आते हुए राहिल से कहा। अरे चौधरी साहब, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। काफ़ी अच्छी साजिश रचाई है, राहिल ने तंजिया अंदाज में कहा। तुम बड़ों का लिहाज भूल गए हो? ये किस तरह से बात कर रहे हो? चौधरी साहब ने गुस्से से आवाज़ में कहा। आवाज़ नीची रखिए चौधरी साहब, अब तो मैं बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूँ। सारी ज़िंदगी आपकी गुलामी करते हुए गुजार दी। आपको बाप का दर्जा दिया, जिसके आप बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। अपनी ज़बान को लगाम दो राहिल, ये क्या बकवास कर रहे हो? बख्तियार ने आंगन में आते हुए राहिल का कॉलर पकड़ते हुए कहा। मैं बकवास कर रहा हूँ? कमीने इंसान, तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। राहिल ने कॉलर छुड़ाते उसे बरदर्दी से पेटना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि उसके मुंह से बुरी तरह से खून निकलने लगा। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? आज तो हद ही पार हो गई। आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, चौधरी साहब ने राहिल के माथे पर बंदूक रखते हुए कहा। चौधरी साहब, बंदूक नीचे रखिए वरना बहुत बुरा होगा, पुलिस ऑफिसर ने बंदूक लोड करते हुए कहा। उनके साथ ही मिशाल अंदर दाखिल हुई। तुम मनहूस, चौधरी साहब ने चीखते हुए कहा। आवाज़ नीची ताया जी, आपका प्लान अब काम नहीं आएगा, मिशाल ने सख्ती से कहा। आपने अपने नालायक बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए मुझे और मेरी दोस्त का इस्तेमाल किया। आपकी सच्चाई तो मैं सबको बताती हूँ। ये जो आपकी इज्जत है, ये शान, ये भरम सब झूठा है। इस बख्तियार दरिंदे ने पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की, इसके बाद अपने गुनाह को छुपाने के लिए बाप के साथ मिलकर मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया और वहाँ जिसने ये दुनिया देखी नहीं थी, उस नन्ही सी जान को आने से पहले ही मरवा दिया। पहले उन्होंने सोचा कि ये गुनाह किसी और के सर पर डाल देंगे, लेकिन फिर अपनी झूठी शान शौकत की खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया। मैं इतनी मुश्किल से इस हालत में अब अस्पताल से भागकर सितारा के घर पहुंची, जहां मुझे पता चला कि इन्होंने नई साजिश बिछाई हुई है कि मैं फरहान के साथ भाग गई। हाँ, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मैं भागी नहीं थी। इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मुझे छुपना पड़ा था और इन सब में फरहान ने मेरा पूरा साथ दिया। चुप हो जाओ, तुम्हारे कमरे से हमें ख़त मिला था जो तुमने लिखा हुआ था, चौधरी साहब की बीवी ने गुस्से से कहा। वो भी झूठा था, वो भी इनकी साजिश का हिस्सा था ताकि किसी को भी शक न हो पाए, मिशाल ने जवाब दिया। तुम खुद झूठ बोल रही हो, बंद करो अपनी ये बकवास वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बख्तियार ने चिल्लाते हुए कहा। मैं हर चीज़ का सबूत लेकर लौटी हूँ, इस बार तुम नहीं जीत सकते। गलती से भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, मिशाल ने गुस्से से जवाब दिया। चलिए, बाकी सारी बातें अब जज साहब के सामने होंगी, पुलिस ऑफिसर ने चौधरी साहब को और बख्तियार को ले जाते हुए कहा। वो चीख रहे थे, धमका रहे थे। मिशाल सितारा के गले लगकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। सितारा ने रोते हुए मिशाल को एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारे भाई ने मुझ पर आज भी नहीं आने दी। उसने हमेशा मेरी हिफाजत की, इन जालिम लोगों से मुझे बचाने की पूरी कोशिश की। सितारा ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं जानती थी भाई से ज़्यादा तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता, मिशाल ने प्यार से कहा। ठीक 10 दिन बाद कोर्ट की तरफ से चौधरी साहब और बख्तियार को सख्त सज़ा सुनाई गई। ये साबित हुआ कि झूठ कभी नहीं जीत सकता।
सब वक्ती होता है, चाहे वो झूठ हो या झूठी इज्जत, एक दिन सच जरूर सामने आता है। हर तरफ खुशी का माहौल था, घर की खूब सजावट की हुई थी। सितारा के भाई और मिशाल की शादी की तैयारियां हो रही थीं। मैंने अभी एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी है, राहिल ने मुस्कुराते हुए सितारा से कहा। अच्छा जी, वो कौन है? राहिल ने उसके चेहरे पर आने वाली जुल्फों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। तुम। सितारा खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी इस मुस्कान के लिए राहिल ने कितनी मेहनत की थी और कितना इंतजार किया था, ये सिर्फ वो और उसका खुदा ही जानता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।